धड़ाधड़ क्वेश्चन करते चले जाओ। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। अब मैं आपसे कुछ बात करने जाऊंगा आइडियल सोलेनॉइड के बारे में। किसके बारे में करेंगे बात? आइडियल सोलेनॉइड के बारे में। ठीक है, चलिए साहब। तो आइडियल सोलेनॉइड का क्या कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझेंगे। आइडियल सोलेनॉइड, कौन सा नॉइड भाई? सोले, सोले पिक्चर। चलिए भाई, आइडियल सोलेनॉइड क्या कहता है? आइडियल सोलेनॉइड कहता है कि भाई मैं एक ऐसा सोलेनॉइड हूं, मैं एक ऐसा सोलेनॉइड हूं। बेटा ऐसा तो खैर कोई नहीं बनाएगा। अब मैं एक ऐसा सोलेनॉइड हूं, मैं एक ऐसा सोलेनॉइड हूं जिसकी रेडियस उसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटी होती है, जिसकी रेडियस उसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत 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 छोटी होती है। 3 बार बहुत, लेस 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 देन। क्लियर है चीज? रेडियस अगर लेंथ के मुकाबले बहुत 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 छोटी हुई तो वो क्या हो जाएगा? आइडियल सोलेनॉइड हो जाएगा। अब आइडियल सोलेनॉइड में क्या फायदा है, मतलब आइडियल क्यों कह रहे हो इसको? आइडियल क्यों कह रहे हैं आपको भी समझाएंगे क्या रीजन है। ठीक है, चलिए साहब। तो लेकिन मैं आपको कैसे प्रूफ करूंगा आइडियल वाली बात? मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मैं आपसे मिड पॉइंट पे बात करूं सोलेनॉइड के, किस पे बात करूं बेटा? मिड पॉइंट पे बात करता हूं। आइडियल सोलेनॉइड है मतलब काफी लंबा जा रहा है ऐसे करके। मिड पॉइंट पे बात करूं तो मिड पॉइंट के लिए बहुत ध्यान से बताइएगा। इस वाले पॉइंट के लिए φ2 कितना और φ1 कितना, बहुत इत्मीनान और बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा। पहली बात, आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है? जिसकी लेंथ रेडियस के मुकाबले बहुत बड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? आइडियल सोलेनॉइड कहते हैं। अगर मैं मिड पॉइंट के लिए एम के लिए बात करूं, ये मिड पॉइंट है P, ये एंड पॉइंट है E, ये मिड पॉइंट है M और वो एंड पॉइंट है E फॉर एंड। क्लियर है चीज? मिड पॉइंट के लिए φ2 φ1। देखो क्योंकि ये काफी लंबा है, काफी लंबा है, तो φ2 क्या होता था? मैंने आपको बताया था कि इस वाले पॉइंट को इससे मिलाओ तो जो एंगल बनेगा वो φ2 बनेगा। अब क्योंकि ये बहुत लंबा है तो लाइन लगभग 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 पैरेलल जाएगी कि नहीं जाएगी? लाइन कैसे जाएगी? बिल्कुल लगभग सीधी सीधी जाएगी, क्योंकि बहुत दूर जाके मिलना है ना, काफी लंबा है, काफी लेंथ इसकी ज्यादा है रेडियस के मुकाबले। तो φ2 लगभग 0 डिग्री आएगा क्योंकि लाइन बिल्कुल ऐसे जा रही है, पैरेलल पैरेलल। क्लियर है चीज? और दूसरी वाली φ2 वाली लाइन ऐसे करके जाएगी सीधी सीधी, तो φ2 कितना आ जाएगा? φ1 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। समझ रहे हो? φ2 0 डिग्री और φ1 180 डिग्री। अरे बात समझ पाए कि नहीं? अरे मैं इसको इस एंड से मिलाऊंगा, एंड ये काफी आगे है तो कैसे ले जाऊंगा? ऐसे तो ले जाऊंगा, बहुत धीरे 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 यहाँ पे मिलेगी, तो बहुत कम एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत ही कम, मतलब लगभग 0। क्लियर है? तो 0 डिग्री एंगल है अप्रोक्स। कितना एंगल है? 0 डिग्री एंगल है। और φ1 कितना आ जाएगा? φ1 यहां से मिलाना है, मतलब इस वाले एंड से तो लगभग सीधा सीधा सा जाएगा ये। ठीक है, इस वाले एंड से मिलाऊंगा तो लगभग ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? φ1 जो है तो खुद कहते थे हम लोग, ये आ जाएगा 180 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे पक्की बात है, क्लियर है? तो आइडियल सोलेनॉइड के मिड पॉइंट की बात करूं, क्या कह रहा हूं बेटा? मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं? मैं पागल हो गया हूं, पागल हो गया हूं, है ना? क्या कह रहा हूं मैं? φ2 0 होगा, φ1 180 होगा। अगर मैं मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं, किसके? आइडियल सोलेनॉइड के मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो आपने कहा अच्छा, तो इसके मिड पॉइंट यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा मिड पॉइंट पे? मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट विल बी μ0 Ni/2 cos φ2 माइनस cos φ1 cos 180। क्लियर है? अब आप सबको पता है μ0 Ni/2 cos 0 1 होता है, माइनस ये -1 होता है कि नहीं? माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर आया μ0 Ni/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आया μ0 Ni। ये बात तुम्हें भूलनी नहीं है कि भाई मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? μ0 × Ni होता है। क्या होता है बेटा? μ0 × Ni। हमने किसी जनरल सोलेनॉइड की जब बात की तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था μ0 Ni/2 ब्रैकेट में cos φ2 माइनस cos φ1। जब हम अपने आइडियल सोलेनॉइड यानी कि जिसकी रेडियस उसकी लेंथ के मुकाबले बहुत कम होती है, उसके किसकी बात कर रहे हैं? मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो φ2 की वैल्यू 0, φ1 की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। इसलिए हमारा जो आंसर आ रहा है सॉल्व करने के बाद है μ0 Ni। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर, इसको डायरेक्ट याद रखना, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात पक्की है? इतनी बात पक्की है ना? चलिए भाई, एंड पॉइंट के लिए मैं तुमसे पूछूं, कौन से पॉइंट के लिए? एंड पॉइंट के लिए मुझे जल्दी से बताओ φ2 कितना, मुझे जल्दी से बताओ φ1 कितना। φ2 तो सर 0 डिग्री आएगा, क्योंकि यहां से भी भाई किसी भी पॉइंट के लिए क्या करना है? एक बार इस वाले एंड को मिलाना है और एक बार ऊपर वाले एंड को मिलाना है। भाई क्या करते थे किसी पॉइंट के लिए? एक बार इसको मिलाते थे तो φ2 आता था, इसको मिलाते थे तो ये φ1 आता था। तो जब उसको मिलाएंगे तो 0 डिग्री आएगा, सीधी बात है। यहां से लेकर के उसको मिलाएंगे तो लगभग लगभग बहुत 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 प्यार से जाएगा, आराम आराम से 0 डिग्री आ जाएगा। कितना जाएगा? 0 डिग्री। और φ1 के लिए इस एंड को मिलाएंगे तो φ1 तो सीधी बात है 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि एंड ये वाला तो जस्ट ऊपर ही पड़ रहा है ना, जस्ट ऊपर ऊपर मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। बोल बेटा इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ये चीज? अच्छा जी, इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, मतलब एंड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड। किसके लिए बेटा? एंड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड। आंसर लिख रहा हूं μ0 Ni/2। आंसर आ गया। कैसे आ गया देख लो। फॉर्मूला क्या होता था? μ0 Ni/2 cos φ2 कितना है? 0 डिग्री माइनस cos φ1 यानी 90 डिग्री। अच्छा बेटा मेरे बच्चे ये बताओ cos 90 कितना होता है? 0 होता है। cos 90 कितना होता है? 0 होता है। माइनस 0 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या होता है? μ0 Ni/2 होता है। लेकिन आपको समझ में नहीं आता है ना?
अरे पक्का आया समझ में? अच्छा सर ये तो सब ठीक है, आइडियल क्यों है ये? वाई 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 के बाद जेड आता है। देखो मतलब जेड मतलब खत्म करेंगे इसको, देखो जल्दी से। अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि आइडियल क्यों है, आइडियल क्यों कहा जाता है इसको। हटा दो जरा इसको भी फिलहाल के लिए, ये आपने लिख लिया है ये सब कुछ, अब इसके जस्ट नीचे कुछ करने जा रहे हो आप लोग, ठीक है। चलिए भाई देखिए अब ध्यान से, आइडियल क्यों कहा जाता है इसको। आइडियल बेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि, अच्छा एक जनरल सोलेनॉइड की बात करूं तो आप एक बात बताओ, क्या इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो गए अलग अलग? सीधी बात है अलग अलग। भाई इसके लिए 5 to 5 1 अलग लगाएंगे, इसके लिए 5 to 5 1 अलग लगाएंगे, तो सीधी बात है अलग अलग होगा, है कि नहीं? बिल्कुल। आइडियल सोलेनॉइड की खास बात यह है इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल रहता है। क्या रहता है? इक्वल। अब तुम कहोगे हाँ सर कितना झूठ बोलते हो सर आप, सर यू आर अ लायर, यू आर सच अ बिग लायर सर। आपने अभी प्रूफ किया था यहाँ पे होता है म्यू नॉट एन आई मिड पॉइंट पे, और एंड पॉइंट पे आपने अभी प्रूफ किया था सर म्यू नॉट एन आई बाई 2। कितने झूठे हो सर आप, और फिर अपनी बात को झूठ भी प्रूफ कर देते हो आप तो कहते हो आइडियल वो होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता है। अभी आपने प्रूफ करा मिड पॉइंट पे म्यू नॉट एन आई और एंड पे जस्ट उसका आधा रह जाता है। हाँ चीटर। मैंने कहा बेटा मैं चीटर नहीं हूं, मैं टीचर हूं। क्लियर है? ध्यान से देखो, सी की जगह टी और टी की जगह सी कर दो। आई एम नॉट अ चीटर, आई एम अ टीचर। देखो मैं क्यों कह रहा हूं ये बात किस कांस्टेंट रहता है, ध्यान सुनना मेरी बात को। सपोज करो, क्या करो? सपोज। अपोज नहीं करना, क्या करना है? सपोज। डू नॉट अपोज, ओनली सपोज। यार मेरी ड्राइंग किस दिन सुधरेगी। चलिए भाई इतना समझ में आया। ये है 10 मीटर की लेंथ। कितने मीटर की लेंथ है? 10 मीटर की। ला 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 ला। बोलो समझ में आया इतना? ठीक है भाई 10 मीटर की लेंथ है, बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इसकी रेडियस है 1 mm। कितनी रेडियस है? 1 mm। तो तुम समझ गए कि आइडियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रेडियस बहुत छोटी, उसके मुकाबले ये बहुत 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 बड़ा। क्लियर है ये चीज? बोलो समझ में आएगी नहीं आया? आइडियल बनाया, अच्छा साहब। अच्छा बताओ मिड पॉइंट पे कितना होगा? तुमने कहा सर अभी आपने प्रूफ करा था म्यू नॉट एन आई होगा। एंड पॉइंट पे बेटा कितना होगा? सर आपने अभी प्रूफ करा था म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा। ठीक है साहब। मिड पॉइंट मतलब यहां से 5 मीटर दूर। मिड पॉइंट मतलब 10 मीटर का है ना पूरा, तो 5 मीटर दूर। अच्छा भाई अब मैं तुमसे यहां से आ रहा हूं, मैं यहां पे आ गया, यहां पे दिखाने मतलब मैं बहुत पास आ गया, लेकिन दिखाने के लिए दूर दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिख सके। यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है सिर्फ। यहां से यहां तक कितना है? 5 मीटर। तो यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, मतलब मैं बहुत पास आ गया हूं इस वाले एंड के, लेकिन दिखाने के लिए दूर दिखा रहा हूं ताकि आप क्लियरली देख पाए। अगर यहां बना दूंगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, बहुत गैप कम रह जाएगा। ठीक है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर हूं मैं। कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। अब इसको देखना जरा, ये एंड है और ये कितनी डिस्टेंस है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितनी है? 1 mm। ये बहुत छोटी है और इसके मुकाबले 1 सेंटीमीटर बहुत बड़ा है। सोच लो 10 गुना बड़ा है, 10 गुना बड़ा है बेटा, सोच के देख लो। क्लियर है? ध्यान से देखना। और ये बहुत दूर तक जा रहा है। दूसरा वाला एंड कहां जा रहा है? बहुत दूर है, वो 10 मीटर दूर है दूसरा वाला एंड। तो कितने मीटर का? ये 10 मीटर। इस वाले पॉइंट पे निकालने के लिए कह रहा हूं मैं तुमसे, इट इज पॉइंट पी, मतलब एंड के बहुत नजदीक। समझना, यहां से तक 5 मीटर था, ये कितने मीटर पे आता है? 5 मीटर पे। क्लियर है? मैं चलते 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 इसके बहुत पास आ गया। कितना पास? 1 सेंटीमीटर, मतलब यहां कहीं आ गया मैं बहुत पास। दिखाने के लिए सिर्फ दूर दिखा रहा हूं मैं तुमको, तुम चाहो तो थोड़ा पास ही बनाना। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मैं इस पे आ गया। तुम खुद सोचो इसका φ2 भी 0 आएगा कि नहीं? सीधी बात है, क्योंकि φ2 मतलब उस वाले एंड से मिलाना है, φ2 उस वाले एंड से मिलाना है, तो ये तो सीधे सीधे जाएगा 0 डिग्री। क्लियर है? और इसका φ1 भी लगभग 180 डिग्री आएगा, क्योंकि अभी भी रेडियस के मुकाबले लेंथ बहुत ज्यादा ही है। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझना बात को। ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 mm है भाई, इससे 10 गुना ज्यादा है। देख लो ये लगभग, तो ये एंगल कितना बनेगा? लगभग 180 बना के नहीं, अप्रोक्स में 180 बना के नहीं। तुम खुद सोचो अप्रोक्स 180 बनेगा कि नहीं ये वाला पूरा एंगल यहां से आता, क्योंकि लगभग ऐसी जा रही है लाइन, बहुत कम है ये 1 mm इसके मुकाबले। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अप्रोक्स कितना बना? 180। तो बात को ध्यान से समझो। अब मैं तुम्हें समझा चुका हूं, इसलिए अब वापस मैं इसी पे आ रहा हूं। अब मैं वापस इसी पे आ रहा हूं, मैं पॉइंट को यहीं ले रहा हूं दिखाने के लिए भी। देखो मैं यहां पे कहीं आ गया, जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस दी हुई है, ये 1 सेंटीमीटर। स्टिल φ2 कितना आ जाएगा? 0। और φ1 कितना आ जाएगा? मैं या फिर अलग ही लिख देता हूं, ध्यान से देखें। जैसे पॉइंट पी यहां पर है, 1 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो गई, ये पॉइंट पी हो गया। क्लियर है ये चीज? पक्का समझ आ रहा है? अब इस पॉइंट पी के लिए φ2 तो 0 डिग्री है, क्योंकि φ2 मतलब वो वाला एंड से मिलाना है। वो वाला एंड से कैसे मिलेगा? सीधे 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 जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दूर है, बहुत दूर है। सीधे सीधे ऐसे खड़ा हुआ तो नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे तो यहां मिल जाएगा, ऐसे तो यहां मिल जाएगा, ऐसे यहां मिल जाएगा, ऐसे यहां मिल जाएगा। अगर वहां मिलाना है तो बहुत नीचे नीचे होकर जाना पड़ेगा, है कि नहीं? मतलब 0 डिग्री। क्लियर है? और यहां मिलना है तो लगभग 180 डिग्री, क्योंकि इसके मुकाबले ये काफी बड़ा है।
अब बोर्ड पे शो नहीं कर पा रहा हूं मैं, बाकी ये बहुत छोटा शो करना है और ये 1 सेंटीमीटर से 10 गुना बड़ा है, मतलब ये 1 mm है, तो ऐसी 10 लाइन्स आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होता है 1 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं 1 mm कह रहा हूं दिखाने के लिए तो ये है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हो 1 सेंटीमीटर 1 mm से 10 गुना बड़ा है। तो तुम खुद सोचो ये एंगल बने लगभग, ये देखो ये बहुत छोटा सा एंगल बनेगा कि नहीं, बहुत ही छोटा एंगल बनेगा कि नहीं ये वाला, मतलब φ1 कितना बनेगा, ये तो एक्सिस थी, ये होता है ना φ1 एंगल, φ1 कितना बना अप्रॉक्स 180 डिग्री, अप्रॉक्स 180, एग्जैक्टली नहीं अप्रॉक्स 180, बोलो मानते हो कि नहीं। इसलिए मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इस पॉइंट पी के लिए φ1 इज अप्रॉक्स 180 डिग्री, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 mm, इसलिए मैं कह रहा हूं। बात समझ आएगी नहीं, क्लियर है चीज। तो इसके लिए जब तुम कैलकुलेट करोगे बी पी एट पॉइंट पी कितना आएगा, तो तुम कहोगे म्यू नॉट NI बाई 2 cos φ2 माइनस cos φ1, आंसर आएगा म्यू नॉट NI। मेरी बात समझ में नहीं आई, ध्यान से सुनना, मिड पॉइंट पे आंसर कितना था म्यू नॉट NI, और यहां से यहां तक भी आंसर कितना है म्यू नॉट NI, तो बोलो कांस्टेंट रहा कि नहीं रहा। मतलब क्या है इस बात का जो मैंने भी प्रूफ करा, इस बात का फिर से मतलब ये नोट करना है तुमको, ये गंदी गंदी फिगर मत बनाना, बस साफ साफ फिगर बनाना थोड़ा, और ये मेन चीज नोट करनी है तुम्हें। पेपर में कोई नहीं पूछेगा, कंपटीशन में आएगी, कहाँ आएगी कंपटीशन में, पेपर में आ रहा होता तुम्हारे बोर्ड में तो मैं बहुत साफ साफ से बताता। क्लियर है चीज, चलिए आगे बढ़े। तो तुम ये समझो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या निकला, इसके बात का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझिए कि अगर जब मैं आइडियल सोलेनोइड लेता हूं तो हो क्या रहा है। आइडियल सोलेनोइड को कॉपी पे थोड़ा बड़ा दिखाइएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा रेस्पेक्टिवली, ताकि समझ पाए कि रेडियस छोटी है और ये बड़ा है। ये मिड पॉइंट है, क्या बना रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। क्या ड्रॉ कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ग्राफ। यहां कितना होता है म्यू नॉट NI के बराबर है मिड पॉइंट पे, और हमने देखा कि यहां से यहां पर भी कितना आया है 1 सेंटीमीटर पे भी उतना ही आया है। मतलब क्या, ध्यान से समझिए, काफी दूर तक, मतलब काफी यहां तक इतना ही रहा वो कांस्टेंट, और फिर एकदम से आधा हो जाता है, एकदम से क्या हो जाता है आधा, जस्ट हाफ रह जाता है म्यू नॉट NI। कितना रह जाता है म्यू नॉट NI, यहां पे म्यू नॉट NI और ये कितनी वैल्यू रह गई म्यू नॉट NI बाई 2, म्यू नॉट NI बाई 2, मतलब जैसी बाउंड्री पे आए तो वो एकदम से गिरा है हाफ, एकदम से, मतलब यहां से यहां तक कांस्टेंट ही रहा वो, ऐसे ही वहां से वहां तक भी क्या रहा कांस्टेंट। तो एक ऐसे रीजन बनाना जिसमें आप कांस्टेंट दिखाएंगे और फिर एकदम से गिरता हुआ दिखाएंगे हाफ वैल्यू तक। भाई ये पूरी वैल्यू कितनी है म्यू नॉट NI, और ये हाफ वैल्यू रह गई म्यू नॉट NI बाई 2, बस इतना आपको शो करना है, दैट्स इट। तो देखो आइडियल हुआ कि नहीं, ये कांस्टेंट एक फिक्स लाइन ऐसे करके बिल्कुल पैरेलल, ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लगभग कांस्टेंट रहा कि नहीं। अरे बस थोड़ा सा एंड पे तो डिस्टर्ब हो गया, जरा सी लेंथ में तो डिस्टर्ब हुआ है। 10 मीटर की ली थी तो 1 सेंटीमीटर के बाद शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा होना, ठीक है। तो 10 मीटर में से 1 सेंटीमीटर इधर निकाल दो, चलो, हालांकि 1 सेंटीमीटर पे भी कितना आया था आंसर म्यू नॉट NI, लेकिन मैं कह रहा हूं चलो 1 सेंटीमीटर निकाल दो इधर से और 1 सेंटीमीटर इधर से निकाल दो, 10 मीटर में से 2 सेंटीमीटर हटा दो, एक उधर का एक उधर का, या तो लगभग पूरे में कांस्टेंट ही रहा कि नहीं रहा, खुद सोच के बताओ मुझे, ठीक है। तो अंदर क्या है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहा है। क्लियर है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है चीज, तो लिख लो, इसके बाद नोट लिखोगे तुम लोग, तो तुमने प्रूफ कर लिया, इसको लिख लीजिए। फॉर एन आइडियल सोलेनोइड इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट इज ऑलवेज म्यू नॉट NI, लिख लीजिए म्यू नॉट NI, बट एट द एंड्स इट ड्रॉप्स सडनली टू हाफ वैल्यू, एकदम से अचानक गिर पड़ता है हाफ वैल्यू तक। इट ड्रॉप सडनली टू द हाफ वैल्यू, हाफ मतलब म्यू नॉट NI बाई 2। बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं आया। फिगर बनाने की प्रैक्टिस मेरी बहुत ज्यादा छूट गई है, तो साफ नहीं बन पा रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अरे क्लियर है ये चीज, थोड़ा गैप भी यहाँ पे कम है। क्लियर है इतना पहले बताओ, चलें आगे। क्लियर है ना ये चीज। चाहो तो मैं फिर से बना के फिगर स्क्रीनशॉट भेज दूंगा तुमको, अगर पर्सनली किसी को चाहिए तो। बाकी इसमें कुछ है नहीं, कंपटीशन में आएगा सिर्फ, ठीक है। चलें आगे। तो इस तरीके से वैल्यू क्या होगी, एकदम से हाफ हो गई। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, साफ फिगर बना लें थोड़ा। चलें इसको आगे, चलिए भाई। तो चलो ये भी समझ में आ गया। अच्छा आइडियल सोलेनोइड क्या होता है। अच्छा भाई सोलेनोइड अभी खत्म नहीं हुआ है, सोलेनोइड फिर से आएगा। अभी हम बीच में एक चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ये खत्म हो जाएगा ना एम्पियर सर्किटल लॉ, उसके काफी पढ़ना है एम्पियर सर्किटल लॉ में। वो खत्म होगा ना, फिर सोलेनोइड दोबारा आएगा। वो एक्चुअली क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन के थ्रू हम देखेंगे सोलेनोइड में और क्या क्या कैलकुलेशन हो सकती है। वापस से मैं यही आंसर प्रूफ करूंगा, म्यू नॉट NI। क्या आंसर प्रूफ करूंगा, म्यू नॉट NI। क्लियर है ये चीज। लेकिन अभी किससे किया है, अभी अपने मेथड से किया है, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ से करेंगे, ठीक है। तो दोबारा आना बाकी है, सोलेनोइड अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा साहब, अभी फिर थोड़ी दिन बाद और आएगा जब हम फेराडे का ये मैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह पढ़ेंगे थोड़ा आगे जाके, ठीक है। तो अभी के लिए अभी इतना ही, फिर आगे। लेकिन हाँ एक बात और हम आपको इसको बता दें कि जो आइडियल सोलेनोइड है उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। लिख लीजिए, नोट लिखिए।
द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एन आइडियल सोलेनॉइड इज जीरो, इज ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। क्या होता है भाई? ऑलमोस्ट जीरो होता है। और अगर जीरो भी लिखना चाहें तो जीरो लिख लो, ऑलमोस्ट ना भी लिखो तो मतलब जीरो है, ये मान के चलना है। क्लियर है? क्यों ऐसा है? क्योंकि आइडियल सोलेनॉइड काफी लंबा है, ठीक है, अंदर और बहुत पतला है, पतला और लंबा है तो इसका मतलब क्या, अंदर तो लाइंस बहुत डेंसली पैक्ड है और बाहर पूरे फैली हुई है। फैली हुई है मतलब अंदर तो लाइन डेंसर है, बाहर रेयरर है, बहुत ज्यादा रेयरर है। और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेयरर होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। कॉमन सी बात है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे पक्की बात है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, जहां पे डेंसर लाइंस है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहां रेयरर लाइंस हो गई वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ऐसे ही जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंसर है वहां मैग्नेटिक फील्ड अच्छा है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेयरर हो गई वहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही खराब है। तो बाहर जाके इसमें काफी रेयरर है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं? अप्रोक्सीमेटली जीरो बोल देते हैं या जीरो बोल देते हैं। क्लियर है? हाँ, इसी बात से याद आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको, जहां रेयरर है वहां कम मैग्नेटिक फील्ड, जहां डेंसर है वहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी रह गई थी। एक चीज और एक बच्चे ने पूछी थी सर, वो आपने बताना भूल गए हम, कि मोनोपोल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे अकेला नॉर्थ क्यों पॉसिबल नहीं है। अच्छा तुम सोचो अगर मान लो अकेला नॉर्थ होता तो यहां से लाइन निकल गई, अब जाएगी कहां? जाएगी तो साउथ में, आपको पता है हमेशा क्लोज लूप बनाती है, मतलब निकली है तो इसे वापस तो आना ही पड़ेगा, और वापस आना पड़ेगा तो ऐसा लगेगा नॉर्थ से ही निकली और नॉर्थ में घुस गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नॉर्थ में से एग्जिट करी, नॉर्थ में एंटर कर गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब साउथ चाहिए ही चाहिए ताकि साउथ में एंटर करे, तभी तो क्लोज लूप बना पाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। दूसरा तरीका यह भी है कि मान लीजिए तुम्हें मैग्नेट दिखी नॉर्थ और साउथ, तुमने से बीच में से तोड़ दिया कि हम नॉर्थ और साउथ अलग अलग कर लेंगे तो सर मोनोपोल बन जाएगा। बन गया सर मोनोपोल, ये लो हमने मैग्नेट तोड़ दी बीच में से। अच्छा साहब, नॉर्थ से लाइन निकली, कहां एंटर करी? साउथ में, फिर अंदर चली साउथ साउथ साउथ, अब ये एयर है और फिर यहां से वापस भी आना है क्योंकि हमेशा क्लोज लूप बनाएगी। तो क्लोज बीच में कौन आई? बीच में कौन है? एयर, क्योंकि अब तो तोड़ दिया ना तुमने। और तो पता है एयर में अगर लाइन को आना है, क्लोज लूप बनाएगी तो आना तो पड़ेगा, क्लोज लूप तो बनता ही हमेशा, आना तो पड़ा। और एयर में लाइंस कहां से कहां होती है? नॉर्थ से साउथ, मतलब ये नॉर्थ बन चुका है और ये क्या बन चुका है? साउथ। बोलो समझ में आएगी नहीं? तो इस तरीके से जैसे आप तोड़ोगे तुरंत यहाँ एक नॉर्थ पैदा हो जाएगा और यहाँ के पैदा हो जाएगा साउथ। तुमने और तोड़ा, फिर जितनी बार तोड़ोगे उतनी बार नॉर्थ साउथ बनेंगे। अब मैं तुम्हें मुद्दे की बात बताता हूं, तुम एक मॉलिक्यूल तक भी तोड़ लोगे ना, तोड़ते 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 एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है सिर्फ, उस अकेले मॉलिक्यूल में भी एक नॉर्थ होगा और एक क्या होगा? साउथ। ठीक है? जब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, मैटर एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तो मैटर में मैग्नेटिज्म आता कहां से? वो यहीं से पता चलेगा कि मॉलिक्यूल या जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं भाई साहब, उनके जो ओरिएंटेशन है, जो स्पिन हो रहा है, वो कहते हैं ना स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ, वहां से बातें पता चलेंगी थोड़ी सी कि आखिर कैसे वो डेवलप हो रहा है। तो अकेला एटम या अकेला मॉलिक्यूल बनता है मैग्नेट, इसलिए सबस्टेंस मैग्नेट बनता है। क्लियर है चीज? चले आगे, चलिए साहब, वहां पे मैग्नेटिज्म की और बातें करेंगे तो मजा आएगा आपको, डोंट वरी, है ना। वहां थोड़ी थ्योरेटिकल बातें हैं लेकिन मजेदार हैं, तो पता चलता है कि अच्छा आखिर मैग्नेट ऐसे बनती है। क्लियर है? चलिए भाई, इतना समझ में आया आपको? तो ये सब बातें हुई। अब ये जब सोलेनॉइड खत्म हुआ हमारा, तो अब हम शुरू करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है? तो जरा चलिए, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बायो-सैवर्ट लॉ जो मैग्नेटिज्म में काम करता है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन काम कर रहा था भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन काम कर रहा था? क्या बताया था बताओ? कूलॉम्स लॉ। क्लियर है? ऐसे ही जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम करती थी या गॉस लॉ करता था, वो काम यहां करता है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर है ये चीज? बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, बड़ा बेसिक लॉ है, बड़ी मजेदार लॉ है, बड़े अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, बड़े ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। अब जरा ध्यान से समझिए क्या कहता है। बहुत ही सिंपल सा एक वो है कि अगर कहीं पर भी कोई आप एक क्लोज लूप इंटीग्रल निकालते हो, क्लोज लूप इंटीग्रल निकालते हो बी का, जैसे वहां क्या करते थे याद करो, वहां होता था इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, यानी क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस डीएस सरफेस एरिया होता था, और क्लोज इंटीग्रेशन मतलब पूरे क्लोज सरफेस में इंटीग्रेशन करते थे। क्लियर है? इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता था तुम्हारा? कौन सा लॉ था? ये गॉस लॉ था। ऐसे यहां कहते हैं कि क्लोज लूप इंटीग्रल, क्लोज लूप इंटीग्रल, यहां बोलते थे क्लोज सरफेस इंटीग्रल, यहां सरफेस होता था, यहां लेंथ है मतलब लूप, इस तरीके से लेंथ, सिर्फ लेंथ, यहां सरफेस होता था, पूरा स्फेयर बनेगा, यहां क्या बनेगा? समथिंग सर्कल, मतलब एक लूप बनेगा, यहां सरफेस नहीं है। तो क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड, यहां करंट एनक्लोज्ड है, यहां क्या होता था? चार्ज एनक्लोज्ड। बोलो समझ आएगी नहीं? तो इस सेंस में हम कह रहे थे कि जो काम वहां पे गॉस लॉ करता है वही काम यहां ये करता है। बिल्कुल जैसे यहां गॉसियन सरफेस होगा यहां पे गॉसियन सरफेस होता था, यहां पे एम्पीरियन लूप होगा। क्या होगा? एम्पीरियन लूप होगा। क्लियर है? जैसे यहां पे हम गॉसियन सरफेस की चॉइस बताई थी कि कैसे चूज करें गॉसियन सरफेस, कैसे पता करें गॉसियन सरफेस ऐसा लेना है कि ऐसा लेना है, बिल्कुल वैसे यहां पे भी एम्पीरियन लूप कैसा लेना है पता करेंगे। क्लियर है? यहां पे उसके रूल्स हैं।
क्लियर है चीज? बिल्कुल जैसे यहां सोचा था बिल्कुल वही सब यहां सोचना है। क्लियर है? तो इस सेंस में हम कह रहे हैं कि इनमें सिमिलरिटी है। ठीक है, तो एक तो पहले मैं आपको क्वेश्चन, हालांकि बाद में बताना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं, आपको खुद से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन है छोटा सा कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ध्यान से सुन लीजिए, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन एम्पियर सर्किट लॉ एंड गॉस लॉ। क्लियर है चीज? वो एक भाई देखो कुछ, एक तो बेसिक है बिल्कुल, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, एक मैग्नेटिज्म में है, एक बेसिक डिफरेंस। एक में लेंथ का मतलब लूप इंटीग्रल है, एक में सरफेस इंटीग्रल है, बेसिक डिफरेंस। क्लियर है? एक चार्ज एनक्लोज पर डिपेंड करता है, एक करंट एनक्लोज पर डिपेंड करता है, बेसिक डिफरेंस। सिमिलरिटी बता दी मैंने, क्या क्या सिमिलरिटी है, इंटीग्रल जैसा हो रहा है। तो आपको खुद से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आप इसके लिए सर्च करें या बुक पढ़ें, जो भी पढ़ें वो आपके ऊपर है। ठीक है, इट्स अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, चलिए भाई, तो आपको बताने जा रहे हैं कि इसको कैसे करना है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं, जैसे मैं अपनी तरफ से आपको ये लूप दे दिया एक, है ना, ये एक लूप है ना, सिंपल। ये इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है ना। ज्यादातर किसी में इमेजिनरी होता है। मान लो इमेजिनरी लूप है, आप चाहो तो डॉट डॉट से शो कर लो इमेजिनरी है तो। इसमें ये करंट है I1, अंदर की तरफ जाते हुए एक वायर जा रहा है, करंट I1 है, ऐसे अंदर जा रहा है। एक बाहर आ रहा है जिसमें I3 करंट है, एक I2 करंट यहां से जा रहा है वायर इस लूप के बाहर से, एक I4 करंट का ये है। ठीक है, और क्योंकि आप जानते हैं जब मैं लिख रहा हूं बी ये इंटीग्रेशन, ये क्या कहता है, रूल क्या कहता है? रूल तो सिर्फ ये कहता है कि एनी क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या कह रहा हूं मैं, क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज इनसाइड द लूप, द करंट एनक्लोज इनसाइड द लूप। ये लॉ आपने लिख लिया होगा और इसका स्टेटमेंट ये होता है। लॉ स्टेटमेंट मैंने बता दिया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है और वर्बल स्टेटमेंट मैंने बता चुका हूं, वो आप दोनों लिख लेंगे, ये भी लिख लेंगे और वो भी लिख लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन जैसे एक एग्जांपल की तरह लेंगे इसको, कि मान लीजिए जैसा दे दिया गया। अब देखिए आप समझ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो यहां आपको क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर साइन। जैसे ई डॉट डीएस में भी वेक्टर लगाते थे, ऐसे बी डॉट डीएल करना पड़ेगा। बोलो समझ आ रही है कि नहीं? देखो मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये एक साथ चलाऊंगा मैं दोनों की दोनों, ऐसे वहां होता था, ऐसे यहां होता है। सिमिलर चीजें, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ रही, और आप भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत जाइए, लिंक कीजिए बस, ताकि याद रख सके चीजों को आराम से। क्लियर है? वहां सरफेस होता था, यहाँ ये है डीएल है, वहां डीएस होता था, वहां एनक्लोज चार्ज था, यहाँ पे एनक्लोज करंट है, वहां अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आता था, या मल्टीप्लाई में म्यू नॉट आता है। और मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट करता था अपॉन में आके, वो काम यहाँ म्यू नॉट करता है मल्टीप्लाई में आके। मतलब वो अपॉन में था, ये मल्टीप्लाई में। अगर वो कहीं मल्टीप्लाई में आया होगा एप्सिलॉन नॉट, तो ये वहां कहा जाएगा अपॉन में। तो लिंक करते चलो कि अच्छा जैसे वहां परमिटिविटी होती थी, ऐसे यहां परमिएबिलिटी होती है। बस वहां उन दोनों का उल्टा काम है, वो नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में आएगा। वो न्यूमरेटर में आ रहा था अगर कहीं, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? वैसे ये हमेशा कहा था, ज्यादातर डिनोमिनेटर में आता है, ज्यादातर। क्लियर है? चले आगे, चलिए भाई, अच्छा समझ में आ रहा है तो ये ठीक है। अब किसी ने पूछा इस पे लगाओ जरा, इस पे अपना एम्पियर सर्किट लॉ लगाओ, तो आप पूछोगे कि लूप कहां है? मैं कहूंगा लूप ये रहा, जिसपे क्लोज लूप पे कर रहे हैं ना क्लोज इंटीग्रल, तो क्लोज लूप ये रहा। अब आप कहोगे ये तो डीएल वेक्टर, तो बताओ मतलब इस लूप को कैसे लेना है? ऐसे लेना, डायरेक्शन कैसे लेनी है? ऐसे लेना है या ऐसे लेना है? मतलब डायरेक्शन पूछोगे, तो मैंने आपको डायरेक्शन दे दी ऐसी। कैसी डायरेक्शन दे दी? ऐसी। आपने कहा ठीक है भाई, चलिए करते हैं। तो आपने कहा कि देखो, या चलो समझ में आ रहा होगा आपको, तो आपने कहा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और करंट कितनी है भाई? देखो करंट कौन सी? एनक्लोज्ड वाली, यानी बाहर वाली को तो कंसिडर नहीं करना। ये तो लूप के बाहर है, ये भी लूप के बाहर है, इन दोनों का कोई रोल नहीं है। अंदर कौन है? I1 और I3। अब आप सोच रहे हैं एक अंदर एक बाहर है, तो दोनों का डिफरेंस लेना होगा या सम। भाई दोनों अंदर होती तो I1 प्लस I2 कर देता, दोनों बाहर होती तो प्लस I1 प्लस I3 कर देता, दोनों ऐड हो जाती। लेकिन एक अंदर एक बाहर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस। अब दिक्कत मेरे सामने ये है कि मैं I1 माइनस I3 करूं या I3 माइनस I1 करूं। मैं करूं तो करूं क्या? मैं करूं तो करूं क्या? ये तो समझ में आ रहा है कि अगर दोनों अंदर होती तो ऐड करता, दोनों बाहर होती तो भी ऐड करता, लेकिन अब एक अंदर एक बाहर, तो माइनस करना पड़ेगा। तो किसमें से किसको माइनस करूं? I1 में से I3 को या I3 में से I1 को? ये डिपेंड करेगा तुमने लूप की डायरेक्शन कैसे ली है। मान लीजिए किसी फर्स्ट पर्सन ने डायरेक्शन ऐसे ली है और किसी सेकंड पर्सन ने डायरेक्शन ऐसे ली है। किसने? सेकंड पर्सन ने। तो देखिए ये बताएगा फर्स्ट पर्सन। कौन देगा ये आंसर? फर्स्ट पर्सन। कैसे समझिए? जिधर आपने डीएल वेक्टर को माना हुआ है, मतलब लूप की डायरेक्शन को झल लिया हुआ है ऐसे एंटी क्लॉक, तो आप हाथ को घुमाएंगे, जैसे ये हाथ है, इधर ले रहे हो तो इधर ही घुमाओ हाथ को, सीधे हाथ को। मैंने बताया था मैग्नेटिज्म में जितने काम करूंगा सारे काम किस हाथ से करने हैं? सीधे हाथ से। टेढ़े हाथ को काट के फेंक दो। क्लियर है चीज? सच में मत कर लेना ऐसा, ठीक है? तो ऐसे करके घुमा रहा हूं मैं, ठीक है? किधर की तरफ आ रहा है? हम बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कौन सी करंट है? I3, तो I3 को प्लस में लेना है, माइनस में लेना है I1 को।
क्योंकि मेरा अंगूठा बाहर आ रहा है, थंब बाहर आ रहा है, और ये अंदर जा रहा है, मतलब अपोजिट है, मतलब माइनस में। क्लियर है? ये थंब, ये रूल आपको याद रखना है, थंब रूल। क्लियर है ये चीज? डीएल वेक्टर ऐसे ले रहे हो तो बाहर वाला आपके लिए पॉजिटिव, अंदर वाला नेगेटिव हो गया। सेकंड पर्सन के लिए क्या हुआ? सेकंड पर्सन ये कहेगा, देखो सेकंड पर्सन क्या कहेगा, सही दोनों है। सेकंड पर्सन बोलेगा बी डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, और सेकंड पर्सन का हाथ ऐसे घूमेगा, सीधा हाथ ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज चलेगा। क्लॉकवाइज के लिए अंदर आ रहा है थंब, तो उसके लिए I1 अंदर आ रहा है, मतलब प्लस में लेना है उसको, तो I1 माइनस I3। गॉट माई पॉइंट और नॉट? तो ये सेकंड पर्सन बोलेगा, दोनों अपनी जगह सही है। अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि लूप की डायरेक्शन ही ऐसी ले ली। मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे, मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे, मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे। पक्का समझ में आया? कन्वेंशनली समझ में आ गया? टेक्निकली देखो अब कितना आसान है, तुम खुद सोचो। डॉट जब आता है तो क्या आता है? ए डॉट बी क्या होता था? याद करो, ए डॉट बी वेक्टर क्या होता था? ए बी कॉस थीटा। खुद सोचो, एक बार तुमने डायरेक्शन ली होगी तो मान लो वो 0 डिग्री है एंगल, अपोजिट ले रहे हो तो खुद ब खुद 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? cos 180। कुछ भी एंगल मान लो तो 0 मान लिया मैंने सिंपलिसिटी के लिए। क्या मान लिया? 0 डिग्री एंगल है, ठीक है, सिंपली। और जस्ट अपोजिट कर दिया, मतलब क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। तो क्लॉकवाइज अगर 0 डिग्री है, क्लॉकवाइज अगर 0 डिग्री है तो एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री होगी नहीं? एक अंदर एक बाहर, ठीक है, दोनों बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो अगर यहाँ cos 0 आएगा तो यहाँ क्या आएगा? cos 180। cos 0 तो प्लस होता है 1, और cos 180 क्या होता है? -1। तो जब वो माइनस देगा, टेक्निकली समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, कन्वेंशन याद रखना है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, अगर cos 180 आएगा, भाई इसमें तो cos 0 आया, इसमें क्या आया? cos 180। cos 180 क्या देगा? माइनस। और जब वो माइनस उधर जाएगा तो ये उलट पुलट जाएंगे कि नहीं? I3 माइनस I1 से क्या हो जाएगा? I1 माइनस I3। बोलो समझ में आएगी? नहीं? नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, कन्वेंशन याद रखना, क्योंकि एम्पियर ने भी कन्वेंशन ही दिया था सिर्फ। क्लियर है? हालांकि एम्पियर को टेक्नोलॉजी पता थी कि टेक्निक पता थी कि क्या हो रहा है। क्लियर है? ये चीज बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। क्लियर है? तो फर्स्ट पर्सन भी सही है और सेकंड पर्सन भी सही है। क्लियर है ये चीज? चाहो तो तुम इसे स्टेटमेंट की तरह कर सकते हो। फर्स्ट पर्सन के लिए क्या ये वाला आंसर सही होगा? गलत, ये सही नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन के लिए कौन सा सही होगा? ये वाला। सेकंड पर्सन के लिए क्या वो वाला सही होगा? नहीं, सेकंड पर्सन कौन सही है? ये वाला सही है। क्लियर है चीज? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं आया? एक और दूं, खुद से करके दिखाओगे? पक्की बात है? चलो भाई, बहुत ध्यान से देखना, इस बार थोड़ा सा घुमाऊंगा, ट्विस्ट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। चले भाई, इसलिए तुम्हें खुद करना है, इस पे तुम्हें क्या लगाना है? ACL लगाना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं लिख लो, अप्लाई ACL ऑन द गिवन। अप्लाई ACL ऑन द गिवन। डायरेक्शन ऐसे दिए मैंने, भूलने का नहीं, भूलने का नहीं। देखो, ये एक वायर आया ऐसे, और ऐसे मुड़ करके अंदर से निकल गया, इसके डॉट 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 उधर से पीछे से निकल गया। करंट ऐसे जा रही थी, समझ रहे हो कैसे? ये सपोज ये एक सर्कल टाइप का है ना, ये वायर ऐसे आया, ऐसे निकल गया, समझ गए? ये सर्कल दिख रहा है, ये मतलब ये लूप दिख रहा है, ये लूप है। वायर ऐसे आया और ऐसे निकल गया, ऐसे आके ऐसे निकल गया। ये करंट आई, ये करंट निकल गई। क्लियर है? पीछे से। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? अच्छा भाई, और ऐसे ही देखो, पीछे से वायर आया, मतलब ये लूप था, ऐसे लूप था, इसके पीछे से वायर आ रहा है, आगे से निकलेगा। देखो, पीछे से आया, डॉट डॉट डॉट, आगे से निकला। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? पीछे से आया, आगे से निकल गया। यहां पे लूप है, पीछे से वायर है, आगे से निकला। फिर ये टर्न हो गया, फिर पीछे से आया, टर्न हुआ, फिर पीछे से आके फिर आगे से निकला एक बार। बोलो समझ में आएगी नहीं? एक करंट यहां पर है I1, एक करंट यहां क्रॉस में है I2, ये बाहर निकली, ये भी करंट बाहर निकली। देखो, आई अंदर से आई, बाहर निकली, अंदर से आई, बाहर निकली, ये बाहर से आई, अंदर निकली। समझ रहे हो? ये बाहर से आके अंदर निकला है, ये अंदर से आगे बाहर, अंदर से आगे बाहर, 2 बार हुई, इसने 2 बार ऐसा किया। इसमें करंट है I3, इसमें करंट है I4, ठीक है। आपको बताना है, बताइए। तो आप करेंगे कैसे? इंटीग्रेशन B डॉट DL। ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा बताओ, तुम ये तो नहीं सोच रहे हो सर देखिए अब हम क्या करेंगे, म्यू नॉट लिखेंगे और आई एनक्लोज लिखेंगे। आई एनक्लोज में बता रहा हूं कैसे